एक बार फिर आपका स्वागत हमारी खास पेशकश में। पेशकश ये है कि मैं गरीब हूं, और ये कह रहे हैं प्रदेश के मंत्री जीतमल खांट। नेताओं के रसूख से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अगर वो सत्ता में हैं तो फिर कहना ही क्या, और अगर वो मंत्री हैं फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात है। यूं समझिए कि सारी दुनिया उनके कदमों में है। सारे नियम, सारे कायदे और कानून उनके ठेंगे पर हो जाते हैं। ताकत का नशा ऐसा कि इसके सामने दुनिया की कोई भी नशीली चीज शर्मा जाए। सारे जमाने की ताकत अपने भीतर समेटे कोई मंत्री आसमान को जमीन पर और जमीन को आसमान पर पटक सकता है। और इन तमाम धारणाओं को साबित कर दिखाया है प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने। तो चलिए जरा मंत्री जी से परिचय हो जाए। जीतमल खांट, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो मंत्री के नाम से मुस्कुराते इस साइन बोर्ड को देख लीजिए। नाम के साथ रुतबा और वो जगह लिख रही है जहां के बादशाह हैं। अनुसूचित जनजाति बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले मंत्री जी की ठसक और हनक मामूली नहीं है। ये शीशे की तरह तब साफ हो जाता है जब कैमरे की निगाहें इस बोर्ड से दूसरी तरफ घूमती हैं, और उसके बाद जो दिखता है वो जीतमल खांट के साम्राज्य और उसके विस्तार की निशानी है। मंत्री के रसूख की बुनियाद पर खड़ी इमारतें, मैदान होते पहाड़ की ये ढेरियां और अंधेरों को चीरने के लिए आसमान से झांकते रोशनी के ये मुंह, ये तमाम तामझाम बताने के लिए काफी हैं कि मंत्री जी के मुकद्दर में ये सब कुछ यूं नहीं आया। तो फिर सवाल उठता है कि आया कैसे? चलिए ये भी बताते हैं आपको। दरअसल मंत्री जी ने किया बड़ा खेल। खुद को बताया गरीब आदिवासी, जंगल की जमीनों के बिना बताया मोहताज, पेट भरने के लिए जरूरी बताई जमीन, कानून को भी कर दिया किनारे। जी, जीतमल खांट जो कि अपने विधायकी की तीसरी पारी में मंत्री हैं, उन्होंने ये साबित किया है कि वो इसी जमीन के मोहताज थे। न उनका पेट भर रहा था, न उनके परिवार का। उनकी जिंदगी बदतर हो जाती अगर ये जमीन न मिलती। जमीन जंगल की थी, यानी कि वन विभाग की। तमाम आदिवासी जनजातियां इन्हीं जंगलों की गोद में जिंदगी गुजारती हैं। इस बात को बखूबी समझते हुए सरकार ने सुविधा दी कि 2005 से पहले के कब्जे की जमीन को उनके नाम कर दिया जाए, जिनके परिवार पीढ़ियों से इस पर निर्भर हैं। तमाम गरीबों की भीड़ में अलग दिखते हुए जीतमल खांट ने 12 बीघे से ज्यादा की जमीन पर खटिया डाल दी और अपनी सफेदी की चमकार से सबको अंधा करते हुए 2009 में जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली। तब जब वो 2 बार विधायक रह चुके थे, तीसरी बार हार का मुंह देख लिया। वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 तथा संशोधित नियम 2012, इसके मुताबिक पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं। अन्य परंपरागत वन निवासी जो 3 पीढ़ियों से वन पर निर्भर हैं। 13 दिसंबर 2005 से पहले वन भूमि का अधिभोग, आजीविका की वास्तविक आवश्यकता के लिए वन पर निर्भर। नियमों को अगर आपने समझा हो तो ये समझ में आ गया होगा कि कैसे मंत्री जी ने खुद को, अपने पिताजी और उनके भी पिताजी को जंगल की जमीन पर निर्भर बता दिया। ये भी समझ आ गया कि आजीविका की वास्तविक जरूरतों के लिए मंत्री जी जंगल पर कितना निर्भर हैं। वैसे जीतमल खांट की खासियत है कि वो आखिरी मौके पर छक्का मारते हैं। जमीन हथियाने से लेकर मंत्री बनने तक की कहानी ऐसी ही है। अजय ओझा, जी मीडिया, बांसवाड़ा। तो मंत्री ने जंगल की जमीन अपने नाम कर ली, खुद को मजबूर और गरीब बताते हुए। इस कदर कि दाल रोटी उनकी इस जमीन के बिना नहीं चल पाएगी। और सरकारी अधिकारियों ने झूठ के इस पहाड़ को गिराने की बजाय उस पर बेशर्मी का झंडा फहरा दिया। प्रदेश के इस गरीब मंत्री की गुर्बत पर अधिकारी किस कदर मर मिटे, ये भी आपने देख लिया, क्योंकि जीतमल खांट ने जमीन लेने के लिए खुद को यही बताया था। लेकिन वो कितने गरीब हैं और उनकी ये गरीबी कैसे कैसे परवान चढ़ती गई, आपको ये भी बताते हैं। जरा एक बार निगाह डालिए इनके उस हलफनामे पर जो 2013 में चुनाव लड़ने के वक्त दिया था, जिसके मुताबिक मंत्री जी के पास कुल 10 जमीनें हैं, जिनमें से आधी उनके पास और आधी उनकी अर्धांगिनी के नाम है। थाली तलाई में खरीदी आधी से ज्यादा हेक्टेयर की जमीन उन्होंने 14 सितंबर 1999 में खरीदी, जिसकी कीमत
1,58,515 रुपए है। उसी जगह पैतृक संपत्ति के तौर पर 1/8वां हिस्सा मिला, जिसकी कीमत 7,90,000 रुपए के करीब है। जीतमल खांड की तीसरी जमीन अर्थुना में है, जो 1400 वर्ग मीटर है। ये जमीन 25 जनवरी 1997 को खरीदी, जिसकी कीमत 3,64,000 रुपए है। पोरडा में जमीन 2900 वर्ग मीटर है, जो 27 जनवरी को खरीदी, कीमत 13,26,000 रुपए से ज्यादा की। एक और जमीन थाली तलाई गाँव में पैतृक मकान के तौर पर 3,000 वर्ग फीट है, जिसकी कीमत 14,40,000 रुपए है। वहीं पत्नी लक्ष्मी देवी के नाम सामागढ़ा में 12 बीघा जमीन, जो 9 मार्च 2005 में खरीदी, कीमत 20,24,000 रुपए है। पत्नी के ही नाम दूसरी जमीन खोडन में 0.65 हेक्टेयर, जो 23 नवंबर 2009 को खरीदी गई, जिसकी कीमत 3,17,140 रुपए है। एक और जमीन थाली तलाई गाँव में 1.29 हेक्टेयर 21 मार्च 2002 को खरीदी गई, जिसकी कीमत 3,65,000 रुपए से ज्यादा की है। पोरडा में लक्ष्मी देवी के नाम 0.25 हेक्टेयर की जमीन 3 मार्च 2009 को खरीदी गई, जिसकी कीमत 1,37,000 रुपए से ज्यादा की है। सामागढ़ा में लक्ष्मी देवी के नाम 3240 वर्ग मीटर की जमीन 9 मार्च 2005 में खरीदी गई, जिसकी कीमत सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,45,31,000 रुपए से ज्यादा की है। इन संपत्तियों से संतुष्टि का भाव मंत्री जी की मोहक मुस्कान के नुमाया होता है। मंत्री जी के जहन में जंगल की जमीन छोड़ने का ख्याल खरोंच तक नहीं पा रहा, तब भी जब उन्हें गरीबों और जरूरतमंदों का हवाला दिया जा रहा हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पुरखे तो सारे जंगलों में रहे हैं अब तक, और लंबे समय तक उस जमीन वन की जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए थे। तो भारत सरकार ने जो अपना एक नया अधिनियम बनाना है, उसके तहत तो जमीन हमको उपलब्ध हुई। मंत्री जी बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि कैसे उन्हें पढ़ाई के लिए पुरस्कार के तौर पर पेट्रोल पंप मिला है। ऐसा है कि मैं ग्रेजुएशन किया हुआ आदमी, और मैंने मतलब किसी योजना के तहत हमने फार्म भर दिया और वो हमें अलॉटमेंट हो गया, इसमें तो कोई बुराई है नहीं। हमें हमें सिंगल बैरल हमें पेट्रोल पंप है, ये जांच आप देख लीजिए। बहरहाल मंत्री जी की गरीबी में इन जमीनों की कीमत बेमुरवत कुछ और कहानी कह रही है, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। शपथ पत्र की बला न होती तो भला मंत्री जी की इतनी बड़ी कला कैसे उभरती। अजय ओझा, जी मीडिया, बांसवाड़ा। तो मंत्री जी की मनमोहक मुस्कान और मंत्री जी की गरीबी को देखकर शायद देश का हर गरीब कहता होगा कि इस गरीबी और सादगी पर कौन न मर जाए खुदा। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा जुड़े हुए हैं और अजय ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय से हमने बात की, एक बार शशि से भी बात कर लेते हैं। शशि, मंत्री जी ने बड़ी मनमोहक मुस्कान के साथ कहा कि एक पेट्रोल पंप का आवंटन हो गया है, किसी योजना के तहत भर दिया था और मिल गया, इसमें कुछ बुराई नहीं है। मंत्री जी शायद ये भी कह रहे हैं कि करोड़ों की जमीन उनके पास है, लेकिन इसमें कुछ बुराई नहीं है। वो कह रहे हैं कि 3 पीढ़ियों से जंगल की बदौलत ही उनकी जिंदगी और आजीविका चल रही है, इसमें भी कुछ बुराई नहीं है। बुराई सिर्फ इसमें है कि इस जंगल में शायद मंत्री जी ने मंगल का रास्ता खोज लिया। जंगल में मंगल कर रहे हैं मंत्री जी। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, बात यह है कि अगर मंत्री जी को वन अधिकार अधिनियम के तहत ये जमीन लेनी थी, उन्होंने ले भी ली, तो वहां पर वन उपज का काम उन्होंने क्यों नहीं किया? क्यों उन्होंने वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया? आप देखिए, चाहे 2012 के अधिनियम की बात हो या 2006 के अधिनियम की बात हो, बाद में उसमें 2008 में संशोधन हुए हों, ये जो जमीन मिलती है आदिवासियों को, जो वन में रहते हैं, जो जंगलात में रहते हैं और जो भूमिहीन हैं, उन लोगों को मिलती है। ऐसे में देखने वाली चीज ये भी है कि इस भूमि का जो उपयोग है वो अपने जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। जीवन निर्वाह के लिए ये उपयोग करते हैं, तो उस पर गौण जो वन उपज होती है वो उसको रिजर्व रख सकते हैं, उसको इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी पहाड़ी पर जो ये जमीन है, क्या उसको क्या इकट्ठा करना चाहते हैं मंत्री जी? क्या वहां पर दौलत इकट्ठा करना चाहते हैं? वन उपज किस तरह की इकट्ठा करना चाहते हैं जो उनको ऐसा कंस्ट्रक्शन कराने की जरूरत पड़ रही है? आप देखिए, मंत्री को अपने आप को गरीब बताने का इस तरीके का चस्का है कि जब वो चुनाव लड़ते हैं तो वो चंदा करके चुनाव लड़ते हैं। जब उनको मंत्री बनाया गया नवंबर में, तो उनको जब जयपुर आना था
वो अपने विधानसभा क्षेत्र में थे उस समय। जी। उनको सूचना देर से मिली, उनको जयपुर आना था, तो वो चार्टर प्लेन से आए। उस चार्टर प्लेन का किराया उनके समर्थकों ने वहां से चंदा करके दिया। मतलब आपके पास चाहे पैसा है, चाहे आप मंत्री बनने जा रहे हैं तो चार्टर में जाएंगे, लेकिन चंदा आपके समर्थक चुकाएंगे। तो ये नियत के ऊपर सवाल उठाता है, ये आपके दोहरेपन पर सवाल उठाता है। आप ये कहते हैं कि आपके पास में 30 बीघा कृषि भूमि है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को भूमिहीन बताते हैं। भाई, आपके पास में पेरेंटल जमीन आ रही है, आप ये कह रहे हैं कि 30 बीघा भूमि में 3 भाई हैं, 10-10 बीघा एक व्यक्ति की आई है। 10 बीघा जमीन कम नहीं होती है अभिषेक। 10 बीघा जमीन का मतलब होता है 30,000 वर्ग गज जमीन। इसमें एक परिवार का निर्वहन हो सकता है। और अगर निर्वहन की स्थिति है केवल, वो कहते हैं कि उनका जीवन निर्वाह इसी पर चल रहा है, तो जब वो पहले विधायक रहे हुए हैं तो क्या उसकी पेंशन नहीं आती? इसका मतलब जो सभी बुजुर्ग हैं, जो पेंशन धारी हैं, उनको ये मान लिया जाए कि पेंशन में उनका खर्चा नहीं चल रहा है, तो क्या सरकार उनके लिए अलग से व्यवस्था करेगी? ऐसे तमाम बिल्कुल शशि, शशि नियत पर सवाल उठा, बहुत सारे सवाल हैं शशि। ये गौर करने वाली बात है। अगर कुछ देर के लिए आप मान भी लें कि मंत्री जी ने अभी जो 2013 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें जो अपनी संपत्ति का बताया है, ब्यौरा दिया है, उसमें करोड़ों की जमीन उन्होंने बताई है, जो कीमत बताई है, जो उनके नाम है वो लाखों में है, और जो उनकी पत्नी धर्मपत्नी के नाम है वो तो करोड़ों की जमीन है। तो सवाल ये भी है कि 2009 में मंत्री जी खुद को बता रहे थे कि भूमिहीन है, रजिस्ट्री करा ली उन्होंने 12 बीघा जंगल की जमीन की, और 2013 में आते आते खुद को 10 जमीन का मालिक बताए हैं और कीमत करोड़ों में बता रहे हैं। तो सवाल तो ये भी उठेंगे कि आप चुनाव तो हार गए थे 2008 में, फिर 2008 से 2013 के बीच ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि आप करोड़पति बन गए? ये भी बड़ा सवाल है। बीकानेर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, भागीरथ जी। भागीरथ जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप इस मंत्री जी की गरीबी पर? हम ये पूछना चाहते हैं कि मंत्री होते हुए एक ये जो अपना हलफनामा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं गरीब हूँ जी, और उनकी जंगल की जमीन है जो करोड़ों की तादाद में उसने अपने नाम करवाई है। जी जी, भागीरथ सुथार करिए, भागीरथ सुथार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भागीरथ जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप भी हमें बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं मंत्री जी की ये गरीबी देखकर। एक बार फिर से हम अजय का रुख करेंगे। अजय, सवाल यह है कि मंत्री जी 2013 में विधानसभा चुनाव के समय अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं और करोड़ों की जमीन बताते हैं। 2009 में अपने आप को भूमिहीन बताकर, गरीब बताकर 12 बीघा जमीन लेते हैं। 2009 से 2013 4 साल में मंत्री जी ने कौन सा चमत्कार कर दिया? रईस कैसे हो गए? जी, आपको मैं बता दूं कि ये 1998 से 2008 तक विधायक रहे हैं जी। तब भी इनके पास बहुत पैसा था। उसके बाद ये 2008 में चुनाव हारे, उसके बाद भी इनके पास जो पैसा था वो उन्होंने जमीनों में इस्तेमाल किया। और जब ये बात जंगल की आई कि जंगल की जमीन, अब कांग्रेस का शासन आ गया है, जंगल की जमीन कभी भी मुझसे छीन सकती है, मेरा मकान बना हुआ है, अगर ये छीन गई तो मेरी किरकिरी हो जाएगी। तो उन्होंने सरपंच से लेके जिला कलेक्टर तक सबको इसमें मिलाया। इस पूरे खेल में अपन जीतमल खाट की बात नहीं कर रहे, इस पूरे खेल में कुछ प्रशासन के लोग भी हैं, कुछ वन विभाग के लोग भी हैं, ये सब मिले हुए हैं। इन सब की मिलीभगत से इन्होंने अपने आप को गरीब साबित किया और ये 2 हेक्टेयर जमीन अपने नाम पे ले ली। बिल्कुल अजय, आपके पास फिर लौटेंगे। एक हमारे साथ दर्शक और जुड़ गए हैं जयपुर से, विजय शंकर जी। विजय शंकर, बताइए क्या आप कहना चाहते हैं? मंत्री जी की गरीबी को लेकर कुछ कहेंगे? अगर ये ऐसे गरीब होंगे मंत्री तो हमारे देश में फिर गरीब तो बचा ही नहीं। इसीलिए सरकारें कहती है कि गरीब कोई है ही नहीं। ऐसे मंत्री को हमारी नजर में इस खेल में जितना प्रशासन और पटवारी सरपंच जुड़े हुए हैं, इन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय इस बातचीत के लिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम शशि के पास चलते हैं। शशि, जो हम सवाल उठा रहे हैं, क्या लगता है आपको कितना गंभीर सवाल है कि 2009 में खुद को भूमिहीन बताना, जबकि 10 साल आप विधायक रह चुके थे, लेकिन चलिए मान भी लेते हैं कि आप गरीब थे। 4 साल बाद आप अपने आप को करोड़पति बता रहे हैं, जबकि आप उस दौरान विधायक थे ही नहीं। फिर ऐसा क्या चमत्कार कर दिया आपने?
देखिए अभिषेक, मंत्री ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया ये तो मंत्री जी बता पाएंगे, लेकिन जो चंदे की कहानी मैंने आपको बताई ये एक महज 2 मिसाल थी जो पता लगी चुनाव का चंदा, और मंत्री जब बने और जब चार्टर से आए तो उस समय भी किराया चंदे से दिया गया। ऐसे चंदे से न जाने कितने काम किए गए और कितने काम किए जाते होंगे, इसका जवाब मंत्री दे सकते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि जब उनको पेट्रोल पंप मिला तो उन्होंने महज एक आवेदन किया था। वो ग्रेजुएट हैं, अपने क्षेत्र के शुरुआती चंद ग्रेजुएट्स में से एक हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि उन्होंने अपने शपथ पत्र में ये क्यों लिखा कि वो भूमिहीन थे। आप देखिए कि 2005 से पहले 3 पीढ़ियां अगर किसी जंगलात की जमीन पर किसी व्यक्ति की काबिज रही हैं तो वो जमीन उसको दी जा सकती है। 3 पीढ़ियों में एक पीढ़ी की समय अवधि मानी गई है 25 साल की, यानी 3 पीढ़ी का मतलब 75 साल से कोई उस जमीन पर काबिज है तो उसको वो जमीन दी जा सकेगी। आखिर इसको तस्दीक कौन करेगा, इसको वेरीफाई कौन करेगा कि 75 साल से एक परिवार उस जमीन पर काबिज था। ये कमेटी बनी, कमेटी ने शपथ पत्र को जांचा कि नहीं जांचा कि वो भूमिहीन है, ऐसा शपथ पत्र दे रहे हैं। उससे पहले की भी चीजें देखनी होंगी कि पहले जब प्रशासन को चुनावों में वो शपथ पत्र देते रहे हैं तब क्या था और बाद के शपथ पत्र में वो भूमिहीन कैसे हो गए, ये सवाल उठते हैं। हमने मंत्री से बात की, उनकी संपत्ति के बारे में पूछा। जीएडी मंत्री हैं, हमने ये भी पूछा क्या दूसरे मंत्रियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया। तो विधानसभा में जब आज हमारी बात हुई मंत्री जीतमल खांट से, बिल्कुल शशि कहना था कि उन्होंने अपनी शशि आपको रोकेंगे, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं बीकानेर से, बजरंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, खालिद बीकानेर से। खालिद जी बताइए क्या कहेंगे आप। सर नमस्कार। नमस्कार खालिद जी। सर जब कोई पहली बार चुनाव लड़ता है, वो विधायक का लड़ो या कोई एमपी का लड़ो जी, मतलब वो संपत्ति जाहिर करता है, तो कुछ 2-4 लाख की संपत्ति जाहिर करता है, लेकिन जब वो दोबारा चुनाव लड़ता है तो उसकी संपत्ति करोड़ों में पाई जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, संपत्ति उनके पास आती कहाँ से है। तो मेरी अपील है सरकार से कि जो भी नेता है या कोई उद्योगपति है या कोई दूसरा भी अधिकारी है, सबकी संपत्ति की जांच कराई जाए ताकि जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है देश में वो खत्म किया जा सके। मुश्किल यही है खालिद जी कि बरसों से यही हो रहा है, यही जांच तो चल ही रही है लेकिन हो कहां रहा है कुछ। चलिए फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो खालिद चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए इन नेताओं की संपत्ति की, अधिकारियों की, कि आखिर ऐसा क्या होता है कि 5 साल के कार्यकाल के बाद जो भूमिहीन होते हैं वो करोड़पति हो जाते हैं। बड़ा सवाल है। शशि के पास एक बार फिर से चलेंगे। शशि, यहां पर जो आपने बताया कि 2008 में मंत्री जी ने अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था उसमें क्या कुछ दिया था, सवाल ये है शशि कि क्या जंगल की जमीन पर, जैसा कि आपने पहले एक बात उठाई कि पहाड़ पर वो अपना आशियाना कैसे बना रहे हैं, क्या इसको लेकर मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? जो नियम है उसके मुताबिक हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या इसके आधार पर कार्रवाई हो सकती है? नहीं, देखिए अभिषेक, कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती पहाड़ पर उनका कुछ रहने से। अगर वो बरसों से काबिज हैं, 3 पीढ़ी से ज्यादा से समय से काबिज हैं, तो उनको वो जमीन दी जा सकती है, लेकिन वो उनकी आजीविका के लिए दी जा सकती है। देखिए ये एक वन अधिकार अधिनियम की कॉपी है जो 2012 में वन अधिकार अधिनियम सरकार ने बनाया, उसकी कॉपी है। वो ये कहता है कि जो शशि माफी चाहते हैं, आपको फिर रोकना चाहेंगे चूंकि हमने दर्शकों को भी कहा है कि वो अपनी राय दें और दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं। जयतारण से प्रवीण जुड़ गए हैं। प्रवीण जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। जी अभिषेक, मैं सबसे पहले तो जी मरोदरा को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा एक मंत्री के खिलाफ मामला लेकर सामने आए, और बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार हम आपको बताना चाहेंगे कि जी मरोदरा ने सबसे पहले खान विभाग, मलाईदार विभाग था, उसके ACS अशोक सिंघवी तक की बात जी मरोदरा लेकर आया जी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो सुराज का सपना था वो सच सामने आया कि वो किस तरीके की सुराज चाहती थी, और 2.5 साल के अंदर यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। और जीतमल खाट को जो जमीन आवंटन का मामला आप दिखा रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि ये सफेद पोश नेता इसी तरीके से जनता को पीसते हैं और वोट लेने के लिए लुभावने वादे करते हैं, और सुराज का वादा किया, और शायद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का यही सुराज है। तो फिर राजस्थान की जनता को अब सोच लेना चाहिए कि प्रदेश तरक्की
तरक्की की ओर बढ़ रहा है कि गर्त में जा रहा है। यहाँ पर लगातार जी। भ्रष्टाचार का मामला ये सामने आ रहा है। अभिषेक और जी मृदुला को एक बार और धन्यवाद कि लगातार जनता के मामलों को लेकर उनके दर्द को समझा और उन्होंने इस मामले को एक बार फिर सामने लेकर आए। तो एक बार भाजपा की ये सरकार की कुलई यहाँ पर खुलती हुई दिखाई दी और अब तो वसुंधरा को निर्णय करना होगा कि कब इनका त्याग पत्र ले लिया जाए, क्योंकि अब जांच की बात तो ये तो सिर्फ नेताओं और नेताओं को राजनीति करनी होती है। सत्यापन करें, जांच करें, ये जांच का विषय सिर्फ बकवास कहा जा सकता है। और तुरंत एसीएस को जिस तरीके से एसीबी ने ट्रैप किया, अब जीतमल खाट की बारी नजदीक आती हुई दिखाई दे रही है। एक बार फिर जी मृदुला को धन्यवाद। अभिषेक, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी इस हौसला अफजाई के लिए भी खास तौर पर शुक्रिया, क्योंकि हम लगातार इस तरह के मुद्दे उठाते हैं जो सीधे तौर पर सवाल खड़े करते हैं व्यवस्था पर। जीतमल खाट, जिनके मामले में हमने ये खुलासा किया है, वो इस मामले पर अपनी सफाई भी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो सुनिए। हमारे पास में लगभग 30-35 बीघा जमीन होगी। हमारे पास में लगभग 30-35 बीघा जमीन होगी। 2010-11 के आसपास की बात है। अब ऐसा है कि हम जितने भी वहाँ पर वनाधिकार के तहत जो कब्जा करके बैठे हुए थे, वो जमीन हमको अलॉटमेंट हुई नहीं। ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पुरखे तो सारे जंगलों में रहे हैं अब तक और लंबे समय तक उस जमीन वन की जमीन पर कब्जा करके बैठे हुए थे। तो भारत सरकार ने जो अपना एक नया अधिनियम बनाना है, उसके तहत तो वो जमीन हमको उपलब्ध हुई है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी की प्रदेश की प्रवक्ता सुमन शर्मा जी। सुमन जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सुमन जी, बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और बार बार हम कह रहे हैं कि जो धारणा बनती है वो यूं ही नहीं बनती। ये धारणा बनी है और उस धारणा के तहत जीतमल खाट सवालों के कटघरे में है। देखिए अभिषेक, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी। मैं आपके चैनल को देख रही हूँ जी, जिस प्रकार से वो सारे डिटेल्स दिखाए जा रहे हैं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहना है कि हम लोग किसी भी अपराधी को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, चाहे वो नेता हो या विधायक हो या मंत्री हो। अगर गलती है तो उसकी सजा मिलेगी। एक दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी की ये है। और दूसरी दृष्टिकोण जिस धारणा की आप बात कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट, जो एविडेंस आप लोग दिखा रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट और एविडेंस से ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि उन्होंने कोई कब्जे की नीयत से या अतिक्रमण की नीयत से उस जमीन को मंत्री या विधायक के दबाव में हथियाने की कोशिश की है। जांच का विषय हो सकता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने जो आधार प्रस्तुत किए हैं, इतना विश्वास दिलाती हूँ कि कहीं कोई गलती होगी या कहीं कोई मंत्री के रुतबे का दबाव होगा तो जरूर कार्रवाई होगी, लेकिन अननेसेसरी केवल मंत्री के नाम पे उन पे दबाव बनाने की चेष्टा होगी तो ये सही नहीं है। नहीं सुमन जी, आपके इस जवाब के बीच में ही एक बार फिर से हम आपको पूरी स्थिति स्पष्ट कर दें कि हमने अब तक कहीं ये नहीं कहा कि उन्होंने मंत्री के रुतबे का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि सीधे तौर पर हम प्रत्यक्ष जो प्रमाण दिखा रहे हैं वो तब का है जब वो मंत्री तो थे ही नहीं। सवाल ये है कि 1998 से लेकर 2008 तक वो विधायक रहे। उसके बाद उन्होंने 2008 में खुद को भूमिहीन बताकर 2009 में जमीन की रजिस्ट्री कराई। 2008 में वो चुनाव हार गए थे और 2013 में जब उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा दिया तो खुद को करोड़पति बताया, करोड़ों की जमीन का मालिक बताया। अब 2009 में वो भूमिहीन कैसे थे? अभिषेक जी, इसी बात पे मैं आ रही हूँ कि जब उन्होंने जमीन, जीतमल खाट आदिवासी हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जंगल उनके जीवन का साधन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपना जीविकापार्जन अगर उसके माध्यम से करते हैं तो इसमें भी कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। और उन्होंने जब लिया उस समय उस जमीन की कीमत और आज की कीमत को अगर हम देखेंगे तो हम करोड़पति या अरबपति भी कह सकते हैं। परंतु मुझे जो आप लोग के चैनल में दिखाया जा रहा है उसमें वो सिस्टम है। हमारे यहाँ केंद्रीय कानून बना, फिर राज्य में भी कानून बना, उसके तहत उन्होंने अपनी जमीन को सरकार से मांगा और उनको मिला। अगर फिर भी आप लोग को इसमें लगता है या आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो पेपर आप लोग को दिया है उसमें लगता है तो उसकी जांच करवा ली जाएगी। ये वजह कोई डिस्कशन में हम हाँ ना कहें और आप हाँ नहीं, ये अच्छी बात है सुमन जी, अच्छी बात है कि आप लोग खुद इस मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं। सुमन जी, आप हमारे साथ बनी रहें क्योंकि हम इस पर कुछ और सवाल लेंगे। कांता भील जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ गई हैं। कांता जी, आपका भी स्वागत है।
जरा आप बताएं कि जो अभी हम खुलासा कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, आप खुद भी शायद जानती होंगी जीतमल खांट जी को, उन्होंने जिस गरीबी का जिक्र किया है उसको लेकर आप क्या कहेंगी? हेलो जी कांता जी। जी, माननीय मंत्री जी, जीतमल जी खांट ने जो जमीन हथियाई है जी, ये एक सरासर भ्रष्टाचार है। और मैं आपसे बताना चाहूंगी कि ये जो जमीन इन्होंने आवंटन कराई है, उस जमीन पर न तो इनका कब्जा था और न ही इनका आवास वहां पर किसी तरह से बना हुआ है। जो आवास इन्होंने दर्शाया है उस जमीन को आवंटन कराने के लिए, वो इनके कार्यकाल में विधायक बागीदोरा रहते हुए एक सामुदायिक भवन इन्होंने विधायक कोटे से सैंक्शन किया था और उसी भवन पर इन्होंने अपना निवास बना लिया और उसी को आधार बना करके इन्होंने इस जमीन का आवंटन कराया। और मैं बता देना चाहती हूँ कि वो अभी जो निर्माणाधीन जो मकान है और जो जमीन इन्होंने आवंटन कराई है, उसको अभी मंत्री रहते हुए विभाग के अधिकारियों से मिल मिला करके और इन्होंने वन विभाग से इसकी नरेगा में स्वीकृति कराई। जो इस टीवी में आप दिखा रहे हैं इनका मकान और उसके चारों तरफ जो परकोटा बना हुआ है, वो परकोटा भी नरेगा की स्वीकृति से बनाया है इन्होंने। और उस मकान के दोनों तरफ जो हाईमास्ट लाइटें जो लगी हुई दिखाई दे रही है, वो भी इन्होंने हाईमास्ट लाइट की स्वीकृति एक सरकारी धन का इन्होंने निजी उपयोग के लिए दुरुपयोग किया है। कांता जी, ये जो आप प्रमाण बता रही हैं, जो चीजें आप बता रही हैं, उसकी पुख्ता जानकारी है आप लोगों के पास? जी बिल्कुल, पुख्ता जानकारी हमें है और इसके लिए मैंने और हमारे संगठन के लोगों ने, जिसमें हमारे जिलाध्यक्ष और माननीय विधायक बागीदोरा मालवीय जी पूर्व मंत्री, हम लोगों ने मिलकर के जिला कलेक्टर को इसका ज्ञापन भी दिया है। उसकी जांच के लिए हमने उन्हें लिखा है। तो कांता जी, एक सवाल और है कि जिस वक्त जीतमल खांट जी ने इस जमीन की रजिस्ट्री कराई थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। जी बिल्कुल, प्रदेश में तो क्या उस दौरान अनियमितताएं होती रही और चाहे वो बीजेपी के नेता भी रहे, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, फर्क तो ये जो कमेटी है, अब इतनी बड़ी संख्या में आवंटन होते हैं और कमेटी जो ब्लॉक स्तरीय होती है, इन लोगों को, जो इस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं और इन कमेटी के सदस्यों को बिल्कुल बारीकी से इसकी जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करना चाहिए। चलिए, सुमन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कांता जी, आप हमारे साथ बनी रहें। सुमन जी भी जुड़ी हैं। सुमन जी, कांता भील जी कह रही हैं कि कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस को इस पूरे घालमेल के बारे में पुख्ता जानकारी और प्रमाण है। मेरे पूछने के बजाय आपने ही उनसे ये प्रश्न किया कि जिस समय अलॉटमेंट की बात वो कर रहे हैं कि घालमेल करके अधिकारियों के साथ उन्होंने अपने प्रभाव से उसके अधीन किया, तो सरकार तो कांग्रेस की थी। अब ये लोग कांग्रेस की सरकार थी, अंधा राज था, अंधा कानून था, अलॉटमेंट हो रहा था, तब तो कार्रवाई की बात नहीं करी। लेकिन सुमन जी, नेता तो आपके हैं। नहीं, मैं तो इसको एडमिट, नेता तो आपकी पार्टी के हैं। मैं इसको एडमिट ही नहीं कर रही हूँ। ये कह रही है कि उनका कब्जा है, उन्होंने सामुदायिक केंद्र के लिए बनाया। ये सब जांच का विषय है। अगर आप लोग आज आप लोग के माध्यम से विषय सामने आया है, तो मैं तो कह रही हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें कतई कहीं गुरेज नहीं है अपने मंत्री को बचाने में या अपने विधायक को बचाने में। जो गलत होगा वो गलत है, जांच करवा लेंगे। अच्छा सुमन जी, एक सीधा सा सवाल कि जिस गरीबी का हम जिक्र कर रहे हैं, एक आम आदमी जो गरीब होता है, 1 इंच भी जमीन पर कब्जा करे तो वहां बहुत लंबे चौड़े जांच पड़ताल की बात नहीं होती, वहां तो कार्रवाई आनन फानन फटाफट। लेकिन अगर मंत्री जी की बात आती है, हम आपसे ये बात जब कह रहे हैं, इतने प्रमाण तो मिल चुके कि 2009 से 2014 के बीच तक का हम बता दिए, 2008 से ये भी प्रमाण है। नहीं सुमन जी, सवाल पूरा कर लें कि ये भी है कि जमीन का आवंटन इस आधार पर होता है कि कम से कम 3 पीढ़ियों से आप जंगल की जमीन पर ही आपका कब्जा हो, उसी पर आपकी रोजी रोटी चलती हो। और हमारे पास ये प्रमाण है कि ये जमीन महज 20 साल से जीतमल खांट के कब्जे में है। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट करूं, आपके ही चैनल पे मैंने देखा है कि उनके दादा परदादा वहां से रहते आए हैं। जीतमल जी नहीं, ये वो कह रहे हैं सुमन जी, जीतमल खांट जी ये कह रहे हैं कि 75 साल से हमारा उस पर वहां पर अधिकार है, जबकि है सिर्फ 20 साल से। आदिवासी लोगों का 20 साल से भी कागजों में जानते हैं जी। 20 साल से तो आप लोग कह रहे हैं कि उनके नाम हुआ, पर उसके पहले उनके दादा परदादे का जमीन था। और वन की भूमि के बारे में आदिवासियों के जो एक्ट बने हुए हैं, उसके तहत वो मंत्री बन गए या विधायक बन गए तो उस एक्ट को अधिकार वो प्राप्त नहीं करेंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है? यदि वो आदिवासी हैं, वन भूमि में वो रह रहे हैं, तो वो उसको ले सकते हैं। इसमें कहीं कानून में ये संदेश नहीं दिया हुआ है। और गरीब वो उस समय की बात कर रहे हैं। आप अगर आज देखेंगे तो हर भारतीय का
जो जीवन स्तर है या जो उससे प्रगति स्तर है या विकास स्तर है उसमें तो बढ़ोतरी हुई है। जो पहले 1 रुपया कमाता था वो आज 10 रुपया कमा रहा है। तो जीवन स्तर को 8 करोड़पति वो मान सकते हो आप, लेकिन जब वो वहाँ पे थे तो उनका जीवन यापन उस भूमि से होता। लेकिन सुमन जी थोड़ा सा मुझे लगता है सुमन जी थोड़ा सा यहाँ पर शायद नैतिकता की बात आ जाती है। हालांकि जो आप बात कह रही हैं हम चाहेंगे कांता जी उस पर टिप्पणी करें। कांता जी, अब सुमन जी कह रही हैं कि देश में गरीबी भी है, ये वो देश है, हम बार बार ये सवाल भी उठा रहे हैं कि ये वो देश है जहां हम गरीबी का जिक्र करते हैं कि गरीबों का देश है। अगर 2008 या 9 में भी रजिस्ट्री होती है तो क्या 2 बार 2 कार्यकाल में लगातार विधायक रहने वाला शख्स 2009 में खुद को भूमिहीन और गरीब बताकर नहीं, भूमिहीन बताए वो बात भी है। और दूसरा क्या, जो कब्जा बता रहे हैं इनका पुश्तैनी कब्जा, बिल्कुल पुश्तैनी कब्जा नहीं है। 20 साल से अगर ये रिकॉर्डेड बता रहे तो हो सकता है इन्होंने पटवारी या अधिकारियों से मिली भगत से कागजों में इन्होंने कब्जा दर्शा रखा होगा, बाकी बल्कि इनका मौके पे कोई कब्जा नहीं है। तो कांता जी ऐसा क्या खास था, ऐसा क्या था जीतमल खाट में कि आपके कार्यकाल में जमीन का आवंटन होता है और कहते हैं कि उस इलाके के विधायक जो तत्कालीन थे वो या प्रदेश सरकार किसी ने जीतमल खाट पर हाथ डालने की जुर्रत नहीं की? ऐसा क्या खास था इस आदिवासी नेता? जीतमल खाट इसमें लिखा नहीं है, सिर्फ जीतमल लिखा तो ऐसे जीतमल कई होते हैं, इस वजह से किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन मैं बताऊं कि ये मामला उजागर कब हुआ, जब गांव के लोग उस जगह पर जहां पर ये मंत्री जी ने जो मकान बनाया और जो आवंटन कराया, इस जगह पर होली का त्योहार वहां पर मिलजुल करके मनाते थे। दिवाली पे वहां पर मिलजुल करके और गेर खेलते थे होली और दिवाली पर। लेकिन गांव का जब इन्होंने सुमन जी कुछ कह रही हैं, कांता जी सुमन जी कुछ कह रही हैं। सुमन जी क्या कह रही हैं आप? मैं कांता जी तो खुद भी भील है जी, आदिवासियों की जीवन शैली को ये अच्छी तरह से जानती होंगी कि किस तरह से पूरी वन भूमि में उनका अधिकार होता है और वन ही उनका घर होता है, वन उनका जीवन होता है। ये हम सब लोग जानते हैं। उसमें कोई बाउंड्री और लाइन नहीं खींची होती है। जो ये बात करें ना कि 75 साल और भी उनका कब्जा, और ये जब कानून आया कि वो भूमि वो ले सकते हैं, उसके बाद उन्होंने प्रक्रिया प्रारंभ की। मैं यही तो समझाना चाह रही हूँ। उसके बाद तो कांता जी तो ये भी सवाल उठा रही हैं कि जीतमल खाट जी ने, देखिए आदिवासी साबित करने के लिए एक सरनेम का भी महत्व होता है, क्योंकि जीतमल तो वो कह रही हैं कि कई होते हैं, उन्होंने खाट शब्द का तो जिक्र ही नहीं किया था, वहां जीतमल सिर्फ लिखा था। देखिए आप तो ये कई गंभीर में बैठे हैं तो कई बातें करेंगे। पहले प्राइम में पैसा तो इनकी सरकार थी, इन्होंने क्यों की? सपोज कीजिए कि वो गलत था तो इनकी सरकार में क्यों हुआ? तो जीतमल थे तो नहीं पकड़ पाए और जीत में यही तो सवाल हम उठा रहे हैं सुमन जी, यही सवाल हम भी उठा रहे हैं कि क्या वजह है कि यह धारणा बनी हुई है कि दोनों पार्टी हो, सत्ता हो विपक्ष हो, क्यों मिल जाते हैं इस मुद्दे पर? क्यों सब कहते हैं कि सब के सब गरीब हैं? देखिए भ्रष्टाचार पे भारतीय जनता पार्टी कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। उसी का परिणाम है कि इतने बड़े बड़े आईएएसओं के गले पे हाथ डाला गया। वरना इनके राज्य में तो सिंघवी साहब के समय भी एसीबी ने कंप्लेंट की थी और जांच पाई गई थी, इसको गहलोत साहब ने रुकवाया था। इनके कई उदाहरण दिख जाएंगे कि भ्रष्टाचार को कैसे पनप पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप नहीं लगे। अभी भी मैं आपके चैनल पे कह रही हूँ कि जांच तो करनी पड़ेगी। जो तथ्य आप लोगों ने प्रस्तुत किए हैं, अगर उसमें वो गलती होगी तो जरूर कार्रवाई होगी। इतनी बड़ी बात कहने का भी मादा कांग्रेस के लोगों में नहीं रहता है जब सत्ता में ये रहते हैं। तो जांच की बात तो बहुत दूर है हर मंत्रियों की, और हर इनके, मैं ये आरोप नहीं लगाऊंगी कि भाई इनके मंत्रियों के क्या हाल है, ये कोई विषय नहीं। एक विषय आपने कहा है नैतिकता की, ये महत्वपूर्ण बात है। आपको लगता है कि नैतिकता के आधार पर वो मंत्री हो गए तो वो जमीन, या वो अमीर हो गए तो ये जमीन उनको वापस कर देनी चाहिए, ये एक दूसरा पहलू है। लेकिन गलत तरीके से कराया, इससे ये साबित नहीं होता है। जब उन्होंने कराया तो गरीब होंगे और अब अमीर होंगे तो वापस करेंगे, नैतिकता पे बात है। अच्छा चलिए सुमन जी, आपसे एक और सवाल लेंगे। आपने नैतिकता की बात की है, हम आपकी व्यक्तिगत राय भी पूछेंगे, लेकिन एक बार कांता जी के पास। कांता जी, जो सवाल सुमन जी भी उठा रही हैं कि क्यों सिर्फ इस बात के लिए उनको दोषी ठहरा दिया जाए कि वो बीजेपी विधायक हैं और बीजेपी के हैं। दोषी तो आपकी सरकार भी होगी, दोषी तो आपके समय का प्रशासन भी होगा। हेलो जी कांता जी, जी आवाज एक बार और रिपीट करें। सुमन जी का कहना है कि सिर्फ ये कह देने से कि वो बीजेपी में है और मंत्री हैं, सिर्फ इस बात से दोषी ठहराना सही नहीं है, क्योंकि दोषी आपकी तत्कालीन सरकार भी है, दोषी आपके उस वक्त का प्रशासन भी है कि अगर ऐसा कुछ घालमेल घपला हो रहा था तो क्या सरकार सो रही थी?
नहीं, ऐसी और बात आज नहीं है। आपके पास, जैसा कि आप कह रही हैं कि आज आप लोगों के पास सब कुछ है प्रमाण, तो ये प्रमाण अचानक से कहां से आ गया? नहीं, ये प्रमाण तब आए जब पूरे गांव के, मैंने पहले भी बताया इस संबंध में कि इस जमीन का इनकी थाली तलाई गांव के लोग सार्वजनिक रूप में इसका उपयोग करते थे। जब माननीय मंत्री जी मंत्री बनने के बाद में इन्होंने जब गांव के लोगों को सार्वजनिक उपयोग के रूप करने के लिए रोका, तब गांव के लोगों के बीच में इनका झगड़ा भी हुआ, पूरा गांव इनके खिलाफ हुआ और रिपोर्टें तो यहाँ तक आई कि आपस में कांता जी, ये जानकारी कब की है? ऊपर भी कांता जी, ये जानकारी कब की है आप लोगों ये को? अभी होली का त्योहार गया उस समय की है। जी जी जी। तब ये मामला पूरा सामने आया कि इस मंत्री जी ने रिकॉर्डेड अंदर ये करवा लिया, कहीं सार्वजनिक इन्होंने किया नहीं। जब ये सत्ता में आए और इनका पावर का दुरुपयोग करते हुए इस जमीन पर इन्होंने कब्जा करने की कोशिश करी, गांव वालों को सार्वजनिक उपयोग के लिए इन्होंने रोका, तब जाकर के ये मामला सारा सामने आया। चलिए एक बार सुमन जी 2009 में अगर रजिस्ट्री हो गई थी तो 2013 तक क्यों नहीं उसे सार्वजनिक किया गया कि खाट साहब की ये जमीन है, जैसा कि कांता जी बता रही हैं? नहीं, अब तो जब ये लोग विपक्ष में आए तो इन्होंने खुद को तो अलॉट किया और खुद ही फिर उस पर तस्वीर लगा रहे हैं। तो देखिए, दो जगह बात घूमती है कि इनका प्रशासन कैसा था, अगर वो गलत है तो कैसे अलॉट हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी के नाते मैं इनसे पूछ रही हूँ कि हमारी सरकार में अलॉटमेंट होता है तब तो ये बात अपराधी हम लोग 100% होते। पहली बात का जवाब वो दे नहीं रही हैं। दूसरी बात का जवाब दे रही हैं कि लोगों ने जब किया तब ये प्रमाण दिया। तो ये भी तो हो सकता है कि उनसे बेमनस्ता वहाँ के एमएलए जो कांग्रेस के मालविया जी हैं, वो किस प्रकार का उनका है, ये आप लोग से भी छुपी हुई बात नहीं है। किसी के चरित्र को बदनाम करने के लिए, किसी की छवि को खराब करने के लिए भी ये सब चीज किया होगा। तो मैंने कहा कि ये जांच हो जाएगा, इसमें देरी क्या है। हम लोग अगर ये स्थिति है कि उनकी जमीन नहीं थी, उन्होंने कब्जा किया, उनके पूर्वज का नहीं था, वन विभाग आदिवासी नियम के तहत नहीं अलॉटमेंट हो सकता है, तो गलत होगा। कांग्रेस ने भी किया है तो हम उसको उससे मैं कह रही पर संज्ञान लेने को तैयार है सरकार। इसमें मनाही कहाँ है? किस तरह का संज्ञान? अब सुमन जी, अब हम आपकी निजी राय पर आते हैं। किस तरह का संज्ञान और नैतिकता की जो बात हो रही है, सुमन जी आप अपने दिल से बताएं ईमानदारी से कि क्या यहां पर जितनी बातें अभी तक हो रही हैं, आपको लगता है कि जीतमल खांट इसमें पूरी तरह से बेदाग हैं? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि आप लोगों ने जो भी पेपर प्रस्तुत किए, आरटीआई के थ्रू जो भी आया है, ये विषय जांच कराने का है और जांच देख ली जाएगी, इसमें बख्शा नहीं जाएगा अगर वो गलत साबित हुए। दूसरा प्रश्न नैतिकता की कर रहे हैं, नैतिकता का ही तो आपके इस बयान को हम आधिकारिक बयान मानेंगे सुमन जी, क्योंकि आप बहुत जिम्मेदार नेता हैं। तो अगर आप कह रही हैं कि कार्रवाई होगी जांच के बाद, तो हम इसे बहुत आधिकारिक और जिम्मेदार बयान मान रहे हैं। देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रही हूँ कि जो कांग्रेस के लोग या जो लोग अभी आरोप लगा रहे हैं ना, अलॉटमेंट उनके समय हुआ पर अब गलती वो साबित कर रहे हैं। मैंने दो बातें कही, उसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छी तरह से कि आदिवासी होना अपराध नहीं है और दूसरा अपराध मंत्री होना भी अपराध नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये विषय तब उठता है कि जब मंत्री हो जाता है और गरीबी रेखा आप आज करोड़पति बना दो उनके चुनाव की घोषणा पत्र को देख के कि उन्होंने उस समय डिक्लेरेशन किया कि अब मैं करोड़पति हूँ, लेकिन जिस समय अलॉटमेंट और जिस समय की चर्चा हो रही है उस समय उनकी आर्थिक स्थिति क्या रही, ये भी जांच का विषय है। और आप लोगों ने उठाया है तो इसको भारतीय जनता पार्टी नजरअंदाज नहीं करेगी। अपने विधायकों पे लगे हुए दाग अपने मंत्रियों पे। सुमन जी, हम भी आपको ये बात कह रहे हैं, हम भी सुमन जी कह रहे हैं कि ये सवाल हम सिर्फ बीजेपी से नहीं पूछेंगे, ये भी हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल हम कांग्रेस से भी उठाएंगे कि उनकी सरकार के दौरान ये हुआ है तो कहीं खुद को वो बरी न समझें। हम ये आपसे भी कह रहे हैं। लेकिन सुमन जी, लेकिन एक बात और, जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि 2009 में हो सकता है उस जमीन की कीमत कुछ और हो, 2013 में वो करोड़ों की हो गई हो, लेकिन हम आपको एक बार फिर बता दे रहे हैं क्योंकि आपने कहा था कि सबूत की बात है, जांच की बात है। 2009 में जिस 12 बीघा जमीन का हम जिक्र कर रहे हैं, ये 12 बीघा 2013 में जो भी उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा दिया है, इसके अलावा 10 जमीन का 10 अलग अलग प्लॉट का उन्होंने जिक्र किया है जो करोड़ों की है, यानी ये 12 बीघा जमीन उसमें नहीं है। ओके, तो सवाल यही है कि 10 साल विधायक रहने के बाद भी आप खुद को गरीब बताते हैं और ये जमीन लेते हैं, और उसके 4 साल के बाद जब आप विधायक नहीं हैं तब आप करोड़ों की 10 अलग अलग जमीनें खरीदते हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, ये सुमन जी, और वाकई आप भी जान रही हैं कि बहुत गंभीर है। कर रही हूँ
इस सवाल से मैं भी इनकार नहीं कर रही हूँ। अगर ये तथ्य सामने आए हैं तो इसकी जांच होगी, उनसे पूछा जाएगा। इससे हम पीछे कहाँ हट रहे हैं। लेकिन केवल बेवजह किसी मंत्री के छवि को खराब करने के लिए, ये बदनाम करने के लिए कि आप अलॉट करो, उस समय तो चुप रहो, जब आपकी सरकार चली जाए और बंदा मंत्री बन जाए तब आप सवाल उठाओ। पारिवारिक जमीन, पुश्तैनी जमीन और खुद की जमीन, ये सारी चीजों की जांच होगी। उस एंगल से जांच होती है कि उनके दादा परदादाओं से होते हुए उनके नाम आई जमीन, तो वो जमीन की कीमत, ये सारी चीजें तो देखनी पड़ेगी ना। मैं यहाँ से चैनल से सीधे कह दूं कि वो दोषी हैं, ये उचित नहीं होगा। कार्रवाई की बात कर रही हूँ, जांच की बात कर रही हूँ। जो कुछ भी आरोप जो भी होंगे सुमन जी, वो विपक्ष लगाएगा। जी मरुधरा ने जो दिखाया है उस पर क्या आप लोगों को, आपकी पार्टी को कोई एतराज तो नहीं? बिल्कुल नहीं एतराज है, मीडिया हमारा सहयोगी। क्योंकि विपक्ष क्या कर रहा है हमें नहीं पता, हम वो कह रहे हैं जो दस्तावेज कह रहे हैं। जी मरुधरा को साधुवाद देती हूँ, इस मुद्दे को वो सामने लाते हैं, अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई हमें आपत्ति नहीं है। और हमको भी प्रसंज्ञान में आप दिए हैं जब पार्टी और हमारी सरकार को, तो ये इसकी चर्चा भी होगी। आप ये मत सोचिए कि आपके चैनल में ये केवल एक डिबेट की चर्चा का विषय बनेगा, इसकी बात भी होगी, आगे भी जाएगी और जो सत्य होगा वो प्रमाण आप तक भी पहुंचाया जाएगा। चलिए कांता जी से एक बार पूछ लेते हैं सुमन जी, अगर कुछ वो कहती हैं तो हम आपसे टिप्पणी लेंगे, उसके बाद हम आपको फ्री करेंगे। बस 2 मिनट की बात है। कांता जी, सवाल ये है कि हम जैसे कि पहले भी कह रहे हैं, यहां सिर्फ बीजेपी को हम कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे, बिल्कुल नहीं। निष्पक्षता यही कहती है कि सवाल और कटघरे में खड़े होने की जिम्मेदारी आपकी भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके समय हुआ है। मालवीय साहब अगर विधायक उस दौरान होते हैं तो क्या वजह है कि वो भी उतने ही पावरफुल माने जाते हैं, कोई जीतमल खाट पे हाथ नहीं डालता। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 पावरफुल लोगों की मिली भगत या फिर एक दूसरे को सपोर्ट करना, क्या है ये? हेलो जी कांता जी, आवाज थोड़ी कट रही है, स्पष्ट नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं कि उस दौरान अगर वहां पर मालवीय साहब विधायक होते हैं तो उसके बावजूद जीतमल खाट के ऊपर कार्रवाई या सवाल कोई नहीं खड़ा करता। क्या ये 2 पावरफुल लोगों की मिली भगत है? क्या ये सत्ता और विपक्ष की मिली भगत है? क्या है ये? नहीं, मिली भगत कुछ भी नहीं है। जब ये गड़बड़ी हुई है, और मैं आपसे बताऊं, निवेदन करूं कि जीतमल जी खाट कोई आम आदमी नहीं, लेकिन कांता जी अभी आपके कांता जी 2 बार विधायक रह चुके जी, बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति रहे और जिम्मेदार व्यक्ति रह करके इस तरह की बहुत बड़ी गलती नहीं कहे, ये सरासर एक भ्रष्टाचार है और एक धोखा है। तो इन्होंने जिस तरीके से मिली भगत से ये काम किया है, तो उसके लिए मंत्री जी को नैतिकता अभी आधे घंटे पहले हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल था जिसमें विधायक ये कहते हैं कि हम 200 विधायक सदन में बैठते हैं और सब एक जैसे हैं। तो जब ये कहते हैं तो जनता के बीच वही धारणा जाती है कि सब एक दूसरे के जैसे हैं, यानी सब के सब गरीब हैं। जी बिल्कुल नहीं है, एक जैसे नहीं है और कोई गरीब नहीं है। जिसके पास जिसकी जो हैसियत है उसका हलफनामा चुनाव के समय पर हर विधायक जो चुनाव लड़ता है वो देता है। इसलिए किसी को गरीब है मैं उसको सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, सर्टिफिकेट तो चुनाव से पहले दे देते हैं। चलिए कांता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमन जी आपके लिए भी, अब कांता जी ने कोई सवाल नहीं उठाए हैं इसलिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो सुमन शर्मा और कांता भील, बीजेपी और कांग्रेस के नेता, इन दोनों का कहना है कि जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए अगर जांच के बाद सब कुछ साफ होता है तो। लेकिन सवाल यही है कि जांच कैसे होगी, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब जांच नहीं हुई। तो अब यह देखना होगा कि जब बीजेपी खुद सरकार में है, उसी बीजेपी के नेता, उसी बीजेपी के विधायक और उसी सरकार के मंत्री के ऊपर सवाल खड़े हुए हैं। तो करोड़ों के मालिक जीतमल खाट बने गरीब, ये बड़ी खबर है। प्रदेश सरकार के मंत्री हैं जीतमल खाट और वो कह रहे हैं कि मैं गरीब हूं। 12 बीघा जमीन जंगल की है जिसे अपने नाम कर लिया है जीतमल खाट ने। 2009 में रजिस्ट्री करा ली उस जमीन की। सुमन शर्मा ने जी मरुधरा को साधुवाद कहा है, बीजेपी नेता सुमन शर्मा। उन्होंने कहा है कि मामले की जांच कराई जाएगी और अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं, कहीं से भी गलत पाए जाते हैं जीतमल खाट, तो कार्रवाई होगी। और उन्होंने जोर देकर कहा है कि वो जो बयान दे रही हैं, जो कह रही हैं, वो आधिकारिक बयान है, जिम्मेदार बयान है। अगर जीतमल खाट दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। सुमन शर्मा बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने पार्टी की तरफ से
आधिकारिक बयान दिया है और जी मरुधरा को साधुवाद कहा है। तो जीतमल खांट प्रदेश सरकार के अहम मंत्री हैं और कह रहे हैं कि वो गरीब हैं और इतने गरीब हैं कि उन्हें आदिवासियों के लिए जो जमीन होती है, जंगल की जमीन, वो खुद आदिवासी नेता है, उन्होंने 12 बीघा जंगल की जमीन अपने नाम करा ली। मंत्री जीतमल खांट के खुद को भूमिहीन बताकर वन अधिकार क्षेत्र को जमीन लेने के मामले में कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस विधायक दल के सचेतक गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि जीतमल खांट के पास पहले से ही जमीन है तो उन्हें वन अधिकार की जमीन सरेंडर कर देनी चाहिए। खांट साहब के बारे में मुझे ज्यादा तो पता नहीं है, लेकिन उनकी पहले से अगर जमीन है तो वो जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको वो जमीन वापस गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए। अगर कोई भी तथ्य छुपा करके अगर इस तरह की जमीन आवंटित हुई है तो मैं समझता हूं वो तथ्य जब पूरे जनता के बीच में आ चुके हैं तो उनको स्वतः ही उस जमीन को वापस दे देना चाहिए। वहीं बीजेपी के एक मंत्री इतना बड़ा खेल कर जाते हैं लेकिन पार्टी नेताओं को इसकी खबर तक नहीं मिलती। खांट मामले को लेकर बीजेपी अनजान है। जीएडी राज्य मंत्री को भूमिहीन मानते हुए वन अधिकार क्षेत्र की जमीन आवंटित करने के मामले में सरकारी उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ का कहना है कि इस मामले की उन्हें जानकारी ही नहीं थी, लेकिन अब उन्हें पता चला है तो नियम के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। बात तो ये हठात मेरे सामने विषय आया है, इसकी मुझे पूरी जानकारी तो है, लेकिन फिर भी कोई प्रकरण आएगा तो न्यायोचित कार्रवाई निश्चित रूप से की जानी चाहिए। इसमें जो प्रावधान है उन प्रावधानों का पूरा पालन सबको ही करना है, चाहे कोई बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो। तो कार्रवाई होनी चाहिए, ये कहना है बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस ने जीतमल खांट का इस्तीफा मांग लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जीतमल खांट का इस्तीफा मांग रही है कांग्रेस। कांग्रेस का कहना है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे जीतमल खांट, गलत तरीके से जमीन ली है उन्होंने। बता दें जी मरुधरा पर इस खुलासे के बाद, ये तमाम तथ्य पेश करने के बाद अब विपक्ष ने जीतमल खांट को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने जीतमल खांट का इस्तीफा मांगा है। तो बड़ी खबर यह है कि नैतिकता के आधार पर जीतमल खांट को इस्तीफा देना चाहिए, यह कहना है कांग्रेस का। यह खुलासा आज जी राजस्थान न्यूज पर हुआ है, जिसमें पता चला है कि जीतमल खांट गरीब हैं और इस खुलासे के बाद सब हैरान हैं कि जीतमल खांट गरीब कैसे हो गए। तो जीतमल खांट की इस गरीबी को देखते हुए कांग्रेस ने कहा है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। गलत तरीके से जमीन ली है जीतमल खांट ने। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि अब नैतिकता का तकाजा यह है कि जीतमल खांट इस्तीफा दें। जी राजस्थान न्यूज पर इस खुलासे के बाद अब विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं और खुद हमारे साथ उस वक्त जीतमल खांट जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जीतमल जी, स्वागत है आपका। बहुत गंभीर सवाल आप पर उठने लगे हैं इस वक्त। जीतमल जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जीतमल खांट जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जीतमल जी, जीतमल खांट जी से हमने संपर्क किया लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे हैं इस मामले में। कुछ राज्य मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, लेकिन अब सवाल तो बहुत सारे हैं और जवाब भी देना होगा शायद जीतमल खांट जी को, क्योंकि जवाब से बचना और ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि जवाब देने के बाद ही तो सब कुछ साफ होगा। लेकिन जीतमल खांट जी जवाब नहीं देना चाहते और कांग्रेस ने इस बीच उनसे इस्तीफा मांग लिया है। कांग्रेस का कहना है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा और अजय ओझा दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले शशि के पास। शशि, अब यह मामला जो है, जाहिर तौर पर जी राजस्थान न्यूज ने यह खुलासा किया और मामला गंभीर बना है। सुमन शर्मा पहले कहती हैं कि वो आधिकारिक बयान दे रही हैं कि अगर कार्रवाई होगी तो जांच के बाद होगी और कड़ी कार्रवाई होगी, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस्तीफा मांग लिया है।
देखिए अभिषेक, कांग्रेस का विपक्ष धर्म है, विपक्ष में बैठी है कांग्रेस, इस्तीफा मांगना उनकी रणनीति भी है, लेकिन जो सुमन शर्मा ने कही है उस बात को काफी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, पहले जब आप फोन इन पर उनसे बात कर रहे थे, सवाल कर रहे थे, तो वो कह रही थी कि ये जांच का विषय हो सकता है, जांच का विषय है, जांच का विषय हो सकता है, दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन जब बाद में कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये इस मामले में दम है, जीतमल खांट ने कहीं ना कहीं तथ्यों को छुपाया है, तो उन्होंने माना कि इस मामले में जांच कराई जाएगी और मंत्री से भी जवाब तलब किया जाएगा कि आखिर वो इस पर अपना क्या पक्ष रखते हैं। वहीं जो कांता भील हैं, उन्होंने एक बहुत अहम बिंदु उठाया कि 2009-10 में भले ही मंत्री को ये जमीन आवंटित हो गई हो, लेकिन उन्होंने इसकी रजिस्ट्री भी करा ली हो, लेकिन इसका खुलासा किया है इसी साल होली के त्योहार पर। देखिए, होली और दीपावली उस जगह पर साथ मनाए जाते थे, पहाड़ी की वो जगह है, वहाँ जो कस्बे के लोग हैं वो उस त्योहार को साथ मनाते थे, और इसी बार होली पर ये झगड़ा भी हुआ। संभवतः ये झगड़ा इसीलिए हुआ होगा, इस पर मेरे सहयोगी जो अजय ओझा जुड़े हुए हैं वो ज्यादा प्रकाश डाल सकेंगे कि सार्वजनिक जगह को आपने व्यक्तिगत जगह बताकर कैसे अलॉट करवा लिया। आखिर वो उसका सर्वे का मानचित्र कहां से लाए, वो उन बुजुर्गों की शहादत कहां से लाए, उनकी बयान कहां से लाए जो उनके ब्लड रिलेशन के अलावा थे, जो उनको ये एस्टेब्लिश करने में मददगार थे कि 3 पीढ़ियों से ज्यादा से, 2005 से 3 पीढ़ियों से ज्यादा से, यानी आज से 85 साल पहले से जीतमल खांट के परिजन उस पर काबिज हैं। और इन सवालों के जवाब जीतमल खांट के पास नहीं है, और शायद यही कारण है कि जब उनको फोन लाइन पर जोड़ा गया तो सवाल सुनते ही वो खामोश हो गए। देखिए, 2 अलग अलग बयान दिए जाते हैं। चुनाव आयोग में जब आप दस्तावेज देते हैं 2013 के चुनावों में, तो आप ये नहीं बताते हैं कि आपके नाम पर वो जमीन रजिस्टर्ड है, लेकिन 2015 की जब होली का त्योहार आता है तो आप समुदाय के लोगों को, आप वहां के रहने वालों को बोलते हैं कि ये जमीन उनके नाम पर रजिस्टर्ड है, और कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर के विवाद उठता है। कांता भील ने यही सवाल उठाया है। जब हम लाइव में खड़े थे अभिषेक, आप उनका फोन इन ले रहे थे, कांता भील और सुमन शर्मा का, उस दौरान पर्यावरण कार्यकर्ता बाबूलाल जाजू का फोन हमारे पास आया। उन्होंने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और तत्काल मंत्री जीतमल खांट का इस्तीफा ले लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि उनके पद पर रहते कहीं ना कहीं जांच भी प्रभावित हो सकती है। जी अभिषेक, एक बार अजय के पास चलते हैं, उनसे जान लेते हैं पूरा मामला। अजय, जो कांता भील ने सवाल उठाए हैं उस पर जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वहां के बारे में पूरी तरह वाकिफ हैं कि क्या होली के वक्त ये विवाद हुआ था, और जो विवाद हुआ था वो हकीकत में किस मुद्दे को लेकर उठा। जी, मैं आपको बता दूं कि वो जो पहाड़ी है वहां पर जीतमल खांट ने जो अपना मकान बता रखा है, उसके पास में एक धूड़ी है, एक बाबा की धूड़ी है। वहां पे क्या हर साल होली और दीपावली के दिन वहां पे त्योहार मनाया जाता है, होली मनाई जाती है। वो सालों से चला आ रहा है, मतलब करीबन 15-20 सालों से वहाँ पे होली और दीपावली पूरे गांव के लोग मनाते हैं, और वो सार्वजनिक स्थान है। वहाँ पे 2008 से लेके 1991 से 2008 तक, जब 10 साल जीतमल खांट विधायक रहे, तब उन्होंने वहाँ पे 2 सामुदायिक भवन भी सैंक्शन कराए, 4 दीवारी भी उस टाइम सैंक्शन कराई, कहा कि ये सामाजिक हित के लिए है। पर अब जैसे ही वो 2013 में जीतते हैं और मंत्री बनते हैं, उसके बाद उन्होंने वहां पे गांव वालों को आने ही दिया नहीं गया। और होली के वक्त जब गांव वाले वहां पे होली खेलने के लिए, होली जलाने के लिए गए, तो वहां पे मंत्री तब बन गए थे, मंत्री का रुतबा बताया उन्होंने, और वहां पे गांव वालों को वहां पे टोका। तब गांव वालों के बीच में और जीतमल खांट के बीच में कुछ बहस भी हुई थी, यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि हाथापाई भी हुई थी, पर इस पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यानी अजय सीधे तौर पर माना जाए कि 2009 में उन्होंने जमीन का आवंटन करा लिया था, लेकिन शायद वो इंतजार कर रहे थे कि जब वो सत्ता में आएंगे तब इस मामले को जाहिर करेंगे। जी बिल्कुल, ये बात तो सही है, बट 2013 में जब वो विधायक बने, आपको रोकना चाहेंगे अजय, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ पर्यावरण संरक्षक बाबूलाल जाजू जी जुड़ गए हैं। बाबूलाल जी, स्वागत है आपका। ये एक बहुत बड़ा खुलासा आया है जीतमल खांट के मामले में कि उन्होंने जंगल की जमीन को गलत तरीके से कब्जा लिया है। जी बाबूलाल जी, जी आप पूरे मामले को आप समझ गए हैं कि क्या मामला है ये? हाँ, जीतमल खांट एक बहुत बड़ी बीजेपी ये दावा करती है कि हमारी पार्टी दुनिया और देश की सबसे बड़ी पार्टी है। जी, एक
बड़े जनप्रतिनिधि होने का दावा करने वाला एक गरीब के नाम पर 12 बीघा वन क्षेत्र की भूमि हड़प लेता है जी, तो ये केवल जनप्रतिनिधि होने की खाल ओढ़ रखी है और गरीबों के नाम पर, जिसके बाद ऑलरेडी पहले 10 जमीनें, जैसा कि आपके प्रतिनिधि बता रहे हैं कि उनके पास पहले से है, ऐसा उन्होंने चुनाव के दौरान अपनी घोषणा पत्र में घोषणा की है जी। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए और ये इन्होंने खाल ओढ़ रखी है जनप्रतिनिधि आप की। बाबूलाल जी, आपको लगता है कि ये कार्रवाई का बहुत पुख्ता आधार है जीतमल खांट के विरुद्ध? बिल्कुल बिल्कुल, जी न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो जनप्रतिनिधि नहीं है, वो एक भू माफिया है जिन्होंने खाल ओढ़ रखी है जनप्रतिनिधि की। और इतनी बड़ी पार्टी को घाटा होगा अगर इसका इस्तीफा लेकर के इसकी उच्च स्तरीय जांच सीबीआई से करा करके दूध का दूध और पानी का पानी ऐसा मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। नहीं तो बीजेपी को इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और बीजेपी की छवि को बहुत बड़ा धक्का लगेगा ऐसे लोगों से। ये बताया जा रहा है कि 3 पीढ़ियों से जो जमीन होती है वो पुश्तैनी जमीन को आप उसका दर्जा देते हैं कि वो पुश्तैनी जमीन है। जीतमल खांट कह रहे हैं कि 75 साल से ये जमीन उनके कब्जे में है, जबकि इलाके के लोग कह रहे हैं कि पिछले 15-20 साल से तो वो अपना कब्जा जमाए हुए हैं उस इलाके पर, बल्कि 2013 तक 2014 तक तो उन्होंने ये सार्वजनिक ही नहीं किया था कि ये जमीन उनके नाम हो चुकी है। 20 साल से आपका जो आपकी जो न्यूज बता रही है कि 20 साल से वो कब्जा बता रहे हैं जी। पहली बात, जंगल की जमीन पर महल खड़ा नहीं किया जा सकता, वो कृषि के लिए ली है और गरीबी के नाम पर ली है। एक धोखा, बहुत बड़ा धोखा दिया एक जनप्रतिनिधि ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो पर्यावरण संरक्षक बाबूलाल जाजू जी का कहना है कि बहुत बड़ा धोखा है और अगर सरकार ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की तो बहुत बड़ा नुकसान होगा पार्टी को, क्योंकि ये जो है इसका संदेश, इसका जो मैसेज जाएगा वो बहुत गलत जाएगा कि गरीबी के नाम पर अगर कोई मंत्री गलत तरीके से जमीन पर कब्जा जमा लेता है। वहीं जनजातीय कल्याण मंत्री से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने इस मामले में प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। आप बोले से पूछो ना, सब विभाग आपके पास है ना, इसलिए आपके पूछ रहा हूं। उलझाने वाली बात नहीं, उलझाने वाली नहीं, मैं कुछ नहीं करना चाहता है। नहीं, 2009 में भी कांग्रेस सरकार, मुझे मालूम नहीं, मालूम करवाएंगे कैसे उसको? आप कर सकते हो मालूम नहीं, मंत्री तो आपको, हम कैसे मालूम कराएं? लिख के दे दो मेरे को, करा दूंगा। क्या है बांसवाड़ा? तो कह रहे हैं कि वो जांच नहीं करवाएंगे। ये देखिए मंत्री जी हैं ये। आपका एनालिसिस गलत है। ये तो सरकार के आंकड़े हैं। बताइए। सरकार ने, वो तो ये है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला देश में सबसे ज्यादा गरीब है, ये है आज अखबार के हिसाब से। और पूर्व टीएडी मंत्री कनकमल कटारा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कटारा जी, आपका स्वागत है। ये जो एक आरोप लगा है कि मैं गरीब हूं, कह रहे हैं जीतमल खांट, और 12 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा इन्होंने जंगल की, कहां तक आप सही मानते हैं? कितने गरीब हैं जीतमल खांट साहब? ऐसा है कि मेरे को जरा की जानकारी है नहीं कि क्या किया इन्होंने क्या नहीं, ये गरीब है कि नहीं है वो तो इनका स्टेटमेंट है जी। वो तो सवाल इनसे ही पूछने की बात मालूम पड़ेगा क्या है। लेकिन क्या इतना आसान होता है जंगल की जमीन जो आदिवासियों के लिए होती है, कोई ये खुद आदिवासी नेता हैं, इतना आसान होता है कि आप जमीन पर कब्जा कर लें जो भूमिहीनों को दी जाती है, जो बेहद गरीबों को दी जाती है? कब से और कब से कब्जा है बता रहे हैं ये? 2009 में इन्होंने रजिस्ट्री करा ली है और बताकर कि वो भूमिहीन है, और यहां भी उन्होंने कहा है कि वो 3 पीढ़ियों से इसी जमीन पर आश्रित हैं, जबकि जानकारी ये है, इलाके के लोग बता रहे हैं, हमारे पास प्रमाण है कि महज 15-20 सालों से उस जमीन पर इन्होंने कब्जा जमा रखा है, जबकि बता रहे हैं कि 85 साल से कब्जा है। ऐसा है कि सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना पहले भी थी कि इनके बाप दादे से आदिवासी वन भूमि पर काबिज है, और वो भी उनके बाप दादा काबिज हो, वो तो बाद में हुए होंगे। जहाँ तक उनकी कब्जे बाप दादा और पीढ़ियों से पीढ़ियों का चलता रहा, तो इनके वन भूमि के पट्टे सरकार ने जारी किए हैं जी। ऐसा ही जानकारी मुझे
है कि भाई सरकार में ऐसा नियम बना था जिसके कारण से वन भूमि पर आदिवासी समाज जहाँ जो वन क्षेत्र में रहता है और उनके पीढ़ियों दर पीढ़ियों मतलब उनके जमीन उनके पट्टे देने की योजना उनकी मांग के और मांग के आधार पर जो केसेस दर्ज थे और कहते उनकी कमेटियां बना करके इनको कमल जी 2 बार जो 2 कार्यकाल में जो शख्स विधायक रह चुका हो और 2 कार्यकाल के बाद वो खुद को गरीब बताकर 12 बीघा जमीन लिखवा रहा है। ये ठीक है, गरीब हूँ मैं यूँ कहा, ये अलग विषय है, इनका स्टेटमेंट है, ये बात है। लेकिन इनके बाप दादे तो वो तो जन्मे बाद में होंगे ना, उनके पहले पीढ़ी दर पीढ़ियों बता रहे होंगे। तो उनका जो गवर्नमेंट का नियम इसके तहत तो उसको कोई मिला हो तो उसमें भी वो भी आदिवासी है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन किसी की जमीन दबा करके किसी की गरीब की ले ली हो और जबरदस्ती उसने ले ली हो तो एक अलग विषय आता है। गवर्नमेंट के नियम के अनुसार ही उन्होंने कोई बात पीढ़ी दर पीढ़ी होगी तो हो किया होगा। मुझे डिटेल में जानकारी नहीं है इस विषय में, लेकिन ऐसा वो जानकारी में आ रहा है मेरे को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो कमल कटारा जी का कहना है कि अभी उन्हें इस पूरे मामले की पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ इस मामले पर नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर गलत तरीके से जमीन ली गई है तो फिर ये गलत है, तो फिर इस मामले में जांच होनी चाहिए। हमारे साथ शशि लगातार जुड़े हुए हैं और अजय ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, आप बात कर रहे थे सुमन शर्मा के उस बयान की जिसमें उन्होंने कार्रवाई की बात कही है। कांग्रेस आपको शशि यहां कितना ज्यादा दोषी प्रतीत होती है कहीं से कि क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में यह हुआ है जो सुमन शर्मा ये भी मुद्दा उठा रही थी, हालांकि पार्टी उनकी है, नेता उनके हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कांग्रेस भी कहीं सवालों में है? देखिए अभिषेक, जब राजनीतिक पार्टियों के बयानों की बात आती है तो मैं एक चीज ये कहता हूं कि राजनीतिक जो व्यक्ति होते हैं उनका ये चरित्र होता है कि किसी भी बयान को, किसी भी परिस्थिति को अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से, अपनी सहूलियत और परिस्थितियों के हिसाब से ढालना और फिर उसका विश्लेषण करना। अब देखिए, सुमन शर्मा को कंफर्टेबल जोन ये लग रहा है कि वो ये कह दें कि हाँ ये जांच का विषय हो सकता है, जांच कराएंगे। कांता भील को आरोप लगाना जरूरी है, लेकिन जब उनसे ये पूछा जाता है कि उनकी पार्टी की सरकार के वक्त ये जमीन का अलॉटमेंट हुआ था, तब वो कहती हैं कि इन्होंने केवल जीतमल नाम लिखा था। सब आप मान लिया कि उन्होंने केवल जीतमल नाम लिखा था, लेकिन आप पहले ये वेरीफाई तो कराइए कि ये जीतमल कौन है, क्या ये बरसों से काबिज हैं इस जमीन पर, क्या ये वास्तव में भूमिहीन है। अगर ये भूमिहीन है तो इनको जमीन दीजिए, अगर ये नहीं है तो क्यों इनको दी है आपने जमीन। अगर इनके पास में पेट्रोल पंप है तो क्यों इनको जमीन दी है, क्योंकि आपके अधिनियम की मूल भावना तो ये कह रही है कि किसी आदिवासी को आजीविका और उसके जीवन निर्वाह के लिए जमीन दी जा रही है।